चलिए बेटा, हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे दोस्तों। क्या आवाज नहीं आ रही है? शू थे बेटा। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से बेटा प्रतिबिंब का निर्माण। आइए शुरू करें। बैकग्राउंड आवाज किसकी आ रही है बेटा? बैकग्राउंड आवाज किस चीज की आ रही है? कैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या बेटा बहुत ज्यादा? भाई अरे कहाँ गए सैल भाई? वो देखा था वो बच्चे को बैकग्राउंड आवाज का बोल रहे हैं, कुछ आ रहा है क्या मतलब? तो चलिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। टीवी की आवाज कहां से आ रही? मूवी की आवाज कहां से आ जाएगी भाई? ओके, तो देखो दोस्तों, यह हमारे पास एक समतल दर्पण है और मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब कब बनता है बेटा? प्रतिबिंब तब बनता है जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटें या काटती हुई प्रतीत हों, या तो एक दूसरे को कट करें या कट करती हुई बेटा प्रतीत हों। ठीक है, समतल दर्पण, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है। क्या रखी है बेटा? कोई वस्तु। तो ध्यान देना आगे भी कि प्रतिबिंब अपन ऐसे बनाएंगे। हमें दो प्रकाश किरणें लेनी है, कम से कम दो प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणें। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण अपन ऐसे लेते हैं कि जो दर्पण के लंबवत आपतित हो। ठीक है, दर्पण के लंबवत आपतित हो। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण बेटा किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो एक दो चीजें देख लो। पहले हमने कहा मान लीजिए अपना दर्पण है और यहाँ पर अभिलंब हो गया, यहाँ पर अभिलंब हो गया। ठीक है, कौन हम हमेशा कहां से नापते हैं? कौन नापते हैं बेटा? अभिलंब से। ये अपना अभिलंब है, मान लीजिए ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? 30 डिग्री ही होगा। आपतन कौन? ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये आपतित रे, आपतित रे, रे बोले तो किरण, और ये परावर्तित परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक है, अब बेटा कभी ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण के अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आई, इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आई, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? कोई कमेंट में बताएगा? आपतन कोण का मान कितना होगा? कोई कमेंट में बताएगा जल्दी से। प्रकाश किरण इस प्रकार से आई है, ये आपतित किरण है, तो आपतन कोण का मान अभी कितना हुआ? आपतन कोण आई, तो हमने कहा अभिलंब के अनुदिश आई है, तो आपतन कोण का मान कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि सभी एंगल हम कहां से नापते हैं? अभिलंब से ही नापते हैं। ठीक है, अभिलंब से ही नापते हैं। तो आपतन कोण का मान आई है, तो बेटा परावर्तन कोण का मान भी 0 ही होना चाहिए, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है बेटा परावर्तन कोण के। ठीक है, तो जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो कहां जाना चाहिए बेटा? ऐसे जाना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से ये प्रकाश किरण चली जाना चाहिए। एंगल हम सभी कहां से नापते हैं? अभिलंब से। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना? 0 है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एंगल कितना होना चाहिए? 0। ये परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो आई और आर बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आगे याद रखना कि कभी भी कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है, उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। इसको हम कहते हैं कि प्रकाश किरण पथ की पुनरावृत्ति कर रही है। प्रकाश है ना, यहां पर आप नोट डाल के ऐसे लिख सकते हैं कि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। अगर प्रकाश किरण अभिलंब बता रही है तो इसका मतलब हुआ बेटा कि जिस रास्ते पर आएगी उसी रास्ते पर बेटा वो वापस चली जाएगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहना कहते हैं? पाथ रिट्रेस करना। पाथ क्या करना बेटा? रिट्रेस करना। कैसा भी दर्पण हो, कैसा भी दर्पण हो, मान लीजिए कभी गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है बेटा? गोलीय दर्पण। तो आप याद रखना कि गोले पर हमेशा त्रिज्या कैसी होती है? अभिलंबवत होती है। मान लीजिए ऐसा हमारा कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये क्या है बेटा? इसका केंद्र। तो गोले पर जो बेटा त्रिज्या होती है वो हमेशा अभिलंबवत आपतित होती है। कहीं पर यह बना लो, अभिलंबवत होती है त्रिज्या, ये क्या है बेटा? त्रिज्या। और अगर कोई प्रकाश किरण है ना, त्रिज्या गोले पर बेटा अभिलंब होती है, गोले की परिधि पर या गोले की सतह पर। त्रिज्या गोले की परिधि पर या गोले की सतह पर क्या होती है बेटा? अभिलंब होती है। क्या होती है? अभिलंब होती है। ठीक है बेटा, लाइव लेक्चर नहीं होगा कोई, ये चैनल पर एक ही लेक्चर होगा, रिकॉर्डेड होगा, कभी भी देख लेना यार। ठीक है, तो यहां से एक प्रकाश किरण यहां पर आई, दूसरी प्रकाश किरण बेटा यहां पर आई है, तीसरी प्रकाश किरण बेटा यहां गई है, तीसरी प्रकाश किरण यहां गई। ठीक है, ये प्रकाश किरण अगर यहां पर आई है तो ये इस पर लंबवत आई है, तो टकराने के बाद भी बेटा इसी रास्ते पर चली जाएगी। टकराने के बाद बेटा ये इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर बेटा वापस चली जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिट्रेस करना। तो देखिए बेटा, हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरण चाहिए, तो एक प्रकाश किरण तो बेटा हमने ऐसी ले ली, प्रकाश किरण इधर से आई, गोले से टकराई, अभिलंबवत आपतित हुई, गोले से टकराई और फिर ये टकरा के वापस चली जाएगी, टकरा के वापस चली गई ऐसे। इधर से आई थी, टकरा के वापस चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण बेटा हम किसी कोण पर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। दूसरी प्रकाश किरण बेटा हमने यहां पर लिया किसी कोण पर, दूसरी प्रकाश किरण हमने किसी कोण पर ली। अब ये यहां पर टकराएगी और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए चली जाएगी इधर, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। ठीक है, जैसे प्रकाश किरण यहां पर आई,
टकराई और टकरा के वापस चली गई। परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये परावर्तन का नियम कहता है बेटा, ध्यान से समझते चलना। तो देखो फिर से सुनो, दो प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण इधर गई टकराई सीधा लौट गई, दूसरी प्रकाश किरण इधर गई टकराई इधर चली गई। अगर ये एंगल हमने थीटा बोला तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ध्यान से सुनिएगा। अब परावर्तन के बाद वाली है ना प्रतिबिंब कब बनता है बेटा? जब परावर्तन के बाद की प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप देखना बेटा, एक प्रकाश किरण यहाँ आई टकरा के इधर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण आई इधर टकराई और टकरा के यहाँ चली गई। अब परावर्तन के बाद की ये प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरण नंबर 2 है और इस प्रकाश किरण को हम बोल देंगे प्रकाश किरण नंबर 1। तो ये 1 और 2 परावर्तन के बाद वाली किरणें हैं। अब बताइए बेटा, क्या ये कभी आपस में कट करेंगी, मिलेंगी आपस में? यस और नो। एक प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, फैलती हुई जा रही हैं, तो ये आपस में कहीं एक दूसरे को काटेंगी क्या? एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई आदमी है तो वो उसको ऐसा लगेगा, यहाँ पर कोई आदमी है ना, वो यहाँ पर आंख लगा के बैठा है, यहाँ से देखें हम इनको तो हमें लगेगा ये दर्पण के पीछे कहीं काट रही होंगी, आगे तो कहीं काटेंगे नहीं, आगे तो कहीं काटेंगे नहीं, ये हमें दर्पण के पीछे कहीं काटती हुई प्रतीत होंगी। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि अगर ये दर्पण नहीं होता, या मान लो प्रकाश किरणें अगर कहीं काट भी रही है तो दर्पण के पीछे काट रही होंगी, तो हमें ये प्रकाश किरणें दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी, दर्पण के पीछे बेटा काटती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो दर्पण के पीछे हमें यहाँ पर कहीं ये काटती हुई प्रतीत होंगी, और जहां पर हुई प्रतीत होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बताओ ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी या वास्तविक? ये कौन सा प्रकाश किरण है, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये प्रतिबिंब बेटा आभासी होगा, ठीक है। ये आपका यहां पर इमेज बनेगा, इमेज बोले तो प्रतिबिंब, और ये कैसा होगा, आभासी, आभासी इमेज बनेगा, ठीक है। ओके सर, अगर हम दूरी की बात करें तो मान लीजिए इस दूरी को हम मान लेते हैं x, तो ये दूरी मान लेते हैं हम बेटा y। अब हम x और y में रिलेशन निकालते हैं, x और y में संबंध निकालते हैं, है ना। सुनना ध्यान से, क्या संबंध आएगा? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये अपनी वस्तु है, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, वस्तु, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, वास्तव इससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो वस्तु कैसी होगी बेटा, वास्तविक वस्तु होगी। अब देखो हमें x और y में संबंध निकालना है, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है कि अगर दर्पण से वस्तु x दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बेटा दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे ये एंगल हमने बोला थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस एंगल को हमने थीटा बोला तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया, ठीक है। ये थीटा तो ये थीटा, एक अंतर कोण है बेटा। ये जो हम प्रकाश की पढ़ रहे हैं, इस प्रकाश की का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोले तो ज्यामितीय प्रकाश की, तो यहाँ ज्यामिति का उपयोग होगा, ज्यामिति का बेटा उपयोग होगा। ज्यामिति का मतलब वही समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा जो अपन 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं उनका, बस। अच्छा, अब चलो इस पॉइंट को बेटा हमने मान लिया पॉइंट M, और इस पॉइंट को हमने मान लिया बेटा कोई पॉइंट N। ये अपनी ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को O बोला, और ये अपनी इमेज है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, I। तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज OMN व त्रिभुज IMN सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। कैसे बेटा सर्वांग सम, क्यों क्यों सर्वांग सम त्रिभुज होते क्या, पहले ये समझो, सब कुछ बराबर, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे जो त्रिभुज होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो क्यों है, पहली चीज तो भुजा MN कॉमन है, भुजा, पहला पॉइंट, भुजा MN कैसा है, कॉमन है, दोनों में MN कॉमन है, और सभी कोण बराबर है। ये एंगल कितना है मास्टर, मास्टर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ भी देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये थीटा के बगल वाला एंगल कितना हो गया सर, 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा के बगल वाला एंगल कितना हो गया बेटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे, सभी एंगल्स इक्वल हैं, सभी एंगल, एंगल बोले तो कोण समान है या बराबर है। अब किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा कॉमन है और तीनों कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सर्वांग सम है, सब कुछ बराबर होंगे, ठीक है, सब कुछ बराबर होंगे। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः हम क्या कह सकते हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर है। MN तो कॉमन है ही, MN तो कॉमन है, ON बराबर होगा IN के, तथा OM बराबर होगा किसके, MI के, MI के। OM का मान कितना X, MI का मान कितना है बेटा Y, OM का मान कितना है X, MI का मान कितना है बेटा Y है, कितना है बेटा Y, ठीक है। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होती है दर्पण उतना ही दूरी पर बनता है, लेकिन पीछे समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि x बराबर y हमने सिद्ध कर दिया, हमने पहले अलग अलग माना था इनको, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इस भुजा की लंबाई बराबर इस भुजा की लंबाई, ये भुजा x है, ये भुजा y है। x क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, y क्या है बेटा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो हम कुछ पॉइंट लिखते हैं बेटा यहाँ पर, है ना, मेन पॉइंट्स किसके बारे में बेटा, अबाउट द समतल दर्पण, मेन पॉइंट प्लेन मिरर के लिए। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, प्लेन मिरर। तो मेन पॉइंट उसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण के दूसरी साइड उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना, मतलब इमेज बनेगा। इमेज लिखना आसान होता है, इमेज बनेगा, इमेज बोले तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु इधर है, प्रतिबिंब पीछे बना, बराबर दूरी पर, ठीक है।
दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे वस्तु तथा प्रतिबिंब के आकार समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो उतने ही आकार का बनता है जितने आकार की वस्तु है। अगर पेन है, अगर पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, पेन की लंबाई अगर 50 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी बेटा 50 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स को याद रखा जाए। तीसरा पॉइंट, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है, तथा आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बोले तो इमेज वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे बेटा, प्रूफ इसका हम करेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में हम इसका प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, जब गोलीय दर्पण पढ़ने के बाद हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की, इसकी बात कर रहे हैं बेटा समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और अगर प्रतिबिंब और अगर वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। सर अभी प्रूफ करो, अभी प्रूफ करो, गोलीय दर्पण का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तो चलो कर देंगे, प्रूफ हम कर देंगे। और क्या क्या है, तो यही कुछ मेन पॉइंट है, ऐसा ऐसा। ठीक है, और कोई हमें मेन पॉइंट मिलेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आइए मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां पर, आभासी वस्तु, आभासी वस्तु से प्रतिबिंब का निर्माण, आभासी वस्तु से प्रतिबिंब का निर्माण, आभासी वस्तु से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए दोस्तों, तो आभासी वस्तु का मतलब होगा वस्तु होगी दर्पण के पीछे, वस्तु कहां होगी बेटा? दर्पण के पीछे, काल्पनिक वस्तु, काल्पनिक वस्तु है। तो काल्पनिक वस्तु के लिए ना बेटा आपको किरण आरेख दिया जाएगा, या बोल दिया जाएगा कि काल्पनिक वस्तु कहां है? दर्पण के पीछे। तो एक प्रकाश किरण ऐसे आई, आपको बता दी गई है कि एक प्रकाश किरण बेटा ऐसे आ रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे आई और दूसरी प्रकाश किरण बेटा ऐसे आई है ना। अब एक मिनट रुकना, एक प्रकाश किरण ऐसे आई और दूसरी प्रकाश किरण बेटा कहीं से ऐसे आई है। ये दो प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, दो प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये प्रकाश किरणें यहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी, यहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी, और कह दिया गया ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? वस्तु से आ रही हैं। प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? वस्तु से। ठीक है, ये प्रकाश किरणें वस्तु से आ रही हैं। तो वस्तु कहां होगी? तो हम कहेंगे जहां पर ये प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं वस्तु होगी। तो ये प्रकाश किरणें कहां काटती हुई प्रतीत होंगी? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी तो ये हमारी वस्तु हो जाएगी, और ये वस्तु कैसी होगी? आभासी वस्तु, आभासी वस्तु, ये हमारी आभासी वस्तु होगी। देखो मैंने कल आपको रे डायग्राम बना के भी बताया था, अगर वास्तविक वस्तु है तो उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, प्रकाश किरणें निकलेंगी। आप बताओ क्या इस वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, या इस पर आकर प्रकाश किरणें खत्म हो रही हैं? सवाल में तो सिर्फ इतना लिख दिया कि वस्तु, वस्तु। ठीक है, अब चलो अपन डिसाइड करते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो वस्तु लिखा हुआ है ये आभासी वस्तु होगी या वास्तविक वस्तु होगी। तो हमें पता है वास्तविक वस्तु से प्रकाश किरणें निकलती हैं। तो क्या ये वस्तु से प्रकाश किरणें यहां पर निकल रही हैं? क्या वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं बेटा? निकल रही हैं भाई? और कुछ आवाज आ रहा है क्या? ये आवाज बैकग्राउंड का कुछ आ रहा नहीं? आ रहा है? चेक करते हैं। नहीं थोड़ा बहुत तो इस पर प्रकाश किरणें आगे खत्म हो रही है। हमें तो इतना याद था बस, अगर कोई वस्तु वास्तव में है तो प्रकाश किरणें निकल, प्रकाश किरणें निकल नहीं तो वस्तु हो गई आभासी। होगा प्रकाश किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही कहीं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? आभासी होगा। चलिए बेटा अब शायद सारी चीजें ठीक होंगी, सारी चीजें ठीक होंगी। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर वस्तु वास्तविक है तो प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश किरणें आगे खत्म हो रही हैं तो वस्तु कौन सी होगी? आभासी। यहाँ पर अपन देख लें, यहाँ पर अपन देख लें कि वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही थी, वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही थी, तो ये वस्तु कौन सी हुई बेटा? रियल। और प्रतिबिंब पर प्रकाश किरणें वास्तव में काट नहीं रही है, प्रतिबिंब से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। ठीक है, ये कहीं काटेंगी नहीं, ये कहीं काटेंगी नहीं, ये पीछे काटती प्रतीत होंगी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। अब देखो अपन अपने काम पर चलते हैं। तो आपको बताया ये वस्तु है, हमने डिसाइड कर लिया कि वस्तु पर प्रकाश किरणें आके खत्म हो रही हैं। ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश किरणें आके यहाँ पर मिलती तो ये आभासी वस्तु हुई। ठीक है, लेकिन वास्तव में दर्पण है तो प्रकाश किरणें वहां जाएंगी ही नहीं, प्रकाश किरणें टकरा के भाई साहब यहाँ लौट आएंगी। प्रकाश किरणें ये टकरा के इधर लौट आएगी और ये वाली प्रकाश किरण टकरा कर यहाँ लौट आएगी, यहाँ लौट आएगी। प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद टकरा के यहाँ लौट आएंगी। अब आप बताओ दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं या काटते हुए प्रतीत हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं या काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो आप कहेंगे सर परावर्तन के बाद तो प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं। देखो एक प्रकाश किरण आई 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 टकराई इधर आ गई, एक प्रकाश किरण आई 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 टकराई यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ये अपनी प्रकाश किरण नंबर 1 कह दो और ये अपनी प्रकाश किरण नंबर 1 आई है और यहाँ पर प्रकाश किरण नंबर 2 इधर से आई है, टकराने के बाद प्रकाश किरण 2 आई है। ये टकराने के बाद यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, वास्तव में काट रही हैं, वास्तव में काट रही हैं। ठीक है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अतः इमेज कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक। तो याद रखना कि अगर वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और अगर वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। मैंने यही लिखवाया हुआ है बेटा, जितना दूरी पर उतनी बराबर साइज का बनेगा, ऐसा। अब देखो और कुछ चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना। चलो बेटा, दे विश ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैप्टर में मजा आता है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक है। अभी थोड़ी देर बाद ना सवाल इसके आसानी से बनते हैं इस चैप्टर के। यदि व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊंचाई समतल दर्पण में देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, एक कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होना चाहिए? तो आपको सर बहुत बड़ा लिया, बहुत बड़ा, तो हमने कहा बहुत बड़ा ले आओगे तब तो प्रतिबिंब दिख ही जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए ताकि आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। ठीक है, तो मेन चीज है कि अगर आदमी को अपना प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो वो अपने पैर देख ले और अपनी आंखें देख ले। अगर आदमी अपनी आंखें अपना थोबड़ा देख पा रहा है, और अपने पैर देख पा रहा है, तो इसका मतलब आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देख पा रहा है। हम कहेंगे ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हमने कहा क्या एक समतल दर्पण लाए, समतल दर्पण को लाए। अब समतल दर्पण के सामने हमने एक आदमी खड़ा कर दिया, कुछ भी नाम दे दो, चलो आलिया भट्ट नाम दे दिया। तो समतल दर्पण के सामने हमने एक आदमी खड़ा कर दिया, उसी नाम का जवाब सोच रहे हो। अब ये आदमी क्या चाहता है? अपना पूरा प्रतिबिंब देखना। ये आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। ठीक है, ये आदमी का थोबड़ा, ये आदमी का थोबड़ा। ठीक है, मैं बहुत बहुत बड़ा आदमी बना रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी। चलो, ये आदमी का थोबड़ा और ये आदमी के पैर, ये आदमी के हाथ। ये ढिंचक पूजा आदमी है। कैसा आदमी है? ढिंचक पूजा आदमी। ठीक है, ऐसे। अब ये चाहता है कि हम अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख लें, पूरा का पूरा प्रतिबिंब। आदमी की लंबाई है h, आदमी की हाइट कितनी है बेटा? h है। अच्छा, किसी को आंसर पता है क्या इसका? आंसर तो आपको याद ही रखना है भैया। किसी को आंसर पता है क्या दोस्त? ओ मेरे भाई नंद गोपाल, ओ लड्डू गोपाल, आंसर पता है क्या किसी को इसका? एनी वन ऑफ यू आंसर पता है क्या? नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो देखो हमें क्या करना है, इस आदमी को इसके थोबड़ा दिखवाना है, पैर दिखवाना है। और कोई भी चीज हमें कब दिखाई देती है? किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण आंख तक पहुंचे। कल ही बताया था मैंने, हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें आंख तक पहुंचती हैं। देखो अभी रिमोट हमें दिखाई दे रहा है, क्यों? रिमोट से जो प्रकाश किरणें निकलनी मेरी आंख पर पहुंच रही है, आंख पर पहुंच रही है, रिमोट हमें दिखाई दे रहा है, रिमोट हमें दिखाई दे रहा है। अब हम रिमोट को यहाँ पीछे रख लिए, यहाँ रख लिए, अब हमें रिमोट दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? रिमोट गायब हो गया क्या? नहीं, रिमोट गायब नहीं हुआ। अब रिमोट से निकलने वाली प्रकाश किरणें मेरी आंखों पर पहुंची नहीं रही है, मेरी आंखों पर पहुंची नहीं रही है। हम ऐसे करें, ऐसे, अब दिख रहा है, अब मुझे रिमोट दिख रहा है। क्यों? अब यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही है, हमें रिमोट दिख रहा है, हमें रिमोट दिख रहा है। ठीक है, और रिमोट देखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं यहाँ दर्पण ले लूँ सामने, ऐसे दर्पण लगा दूँ तो भी मुझे दर्पण में रिमोट दिखेगा। कहाँ रिमोट दिखेगा? दर्पण से। क्यों? रिमोट से निकलने वाली किरणें कहाँ जाएंगी? दर्पण में, टकरा के मेरी आंख पर। मैं इधर रख लूँ, सोच के देखना, अब करके देख लो घर पर, दर्पण तो होगा ही, दर्पण तो होगा ही बेटा। मैं देखता हूँ इधर दर्पण है क्या मेरे पास? इस देर एनी दर्पण? हाँ, हाँ, तो देखो भाई, एक तो रिमोट मेरे सामने सामने दिख रहा है मुझे, रिमोट हो तुम, रिमोट हो। अब हम इसको पीछे छुपा दिए, पीछे छुपा दिए, पीछे छुपा दिए, हमें रिमोट नहीं दिख रहा है। अब अगर हम किसी भी तरीके से रिमोट से निकलने वाली प्रकाश किरणों को अपनी आंखों तक पहुंचा दे तो हमें ये दिखाई देगा। हमने क्या किया? इधर ही लगा दिया, दर्पण लगा दिया है ना, आपको दिखाई देगा पता नहीं, मैंने इधर दर्पण लगा दिया, ऐसे दर्पण लगा दिया। अब मुझे रिमोट दिख रहा है दर्पण में, रिमोट दिख रहा है बेटा दर्पण में। कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? तो देखना भाई कैसे दिख रहा है। यहाँ से यहाँ रिमोट था, यहाँ से प्रकाश करने कर रही है, इसलिए टक रही। रिमोट यहाँ था, यहाँ से प्रकाश करने निकली, यहाँ टकरा के मेरे आंख तक पहुंची, तो यहाँ से प्रकाश निकल के मेरे आंख तक पहुंच रही है, इसलिए जब दर्पण को ऐसे रख रहा हूं तो मुझे उसमें रिमोट दिख रहा है, मुझे उसमें रिमोट दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो किसी वस्तु को या तो हम सामने से देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं। अगर हमें सामने से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम परावर्तन की सहायता से देख सकते हैं। जैसे हम बोर्ड की बात करें, अभी मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा चलो ऐसे, इधर कैमरा लगा हुआ, मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है, मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है, लेकिन अब मैंने इधर दर्पण रख दिया। क्या आपको भी कैमरा दिखाई दिया? आपको भी कैमरा दिखाई दिया? अरे हाँ ना बोलो भाई। आपको मैं दर्पण की सहायता से पूरा स्टूडियो दिखा सकता हूँ, पूरा स्टूडियो। ठीक है, जैसे स्टूडियो में यहाँ टीवी लगाए, आपको दिखाई दे रहा है टीवी? नहीं दे रहा है, मुझे दे रहा है, क्योंकि टीवी से निकलने वाली प्रकाश किरणें सीधे मेरे आंख तक पहुंच रही है। अगर मुझे आपको टीवी दिखाना है या कैमरा दिखाना है तो वहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, वहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इससे टकराई, इससे टकराई, इससे टकराई। देखो टीवी दिखाई दिया आपको, है ना, कैमरा भी दिखाई देगा। कहाँ है कैमरा? वो कैमरा तुम कहाँ हो? टीवी दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई देगा। क्यों? अब वहां से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो इससे टकराई और उधर गई, वहां से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो इससे टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं। ये हम हटा लेंगे तो प्रकाश किरणें इधर गई, आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। देखो इधर, और लाइट लाइट, आप कहते हो सर स्टूडियो दिखाओ, कभी लो देख लो, दर्पण की सहायता से दिखा सकते हैं आपको स्टूडियो, क्योंकि ऊपर लाइट लगा, इधर सामान रखने की व्यवस्था, पूरा स्टूडियो देख सकते हो आप इसे। देखो जिंग 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 जिंग। समझ गए? अभी क्यों दिखा रहा है? क्यों दिख रहा है बेटा अभी सब कुछ? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकल रही थी वो मेरे हाथ में रखे हुए दर्पण से टकरा रही थी, फिर आपकी आंखों तक पहुंच रही थी। कैमरा नहीं दिखा? ऐसा कैसे हो सका है? सच में नहीं दिखा। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा? ये रहा बेटा, ये रहा कैमरा। क्यों दिखाई नहीं देगा? कैमरे से लाइट निकल रही है, दर्पण से टकरा रही है, आपकी आंखों तक पहुंच रही है।
सब कुछ दिखाई देगा भाई। अब वो कैमरा भी काला है, तुम्हारी नजरें भी काली हैं, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखो, दिखा समझ आ रहा है। चलो, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी चीज पूरी देखनी है तो तरीका क्या हो सकता है बेटा, या तो सीधे उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों तक आए, या किसी और रास्ते से टकरा टकरू के आ जाए, टकरा टकरू के आ जाए। जैसे अभी आपको कैमरा दिखाई दिया, कैमरा से प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, आपकी आंखों तक पहुंची। अब जैसे मुझे अपने पैर देखना है, मुझे अपने पैर देखना है, ऐसे करके देख लो, ऐसे हमने कहा, ऐसे करके देखा, अब मैं अपना थोबड़ा नहीं देख पा रहा हूँ, थोबड़ा नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या किया मैंने, सामने रख दिया मिरर, सामने रख दिया बेटा मिरर, ऐसे करके मिरर रख दिया, ठीक है। अब पैर से प्रकाश किरणें निकल के जा रही है मिरर में, प्रकाश से पैर से प्रकाश किरणें निकली, मिरर में टकराई, मेरी आंखों तक पहुंची, मुझे दिख गया, मुझे दिख गया। मुझे थोबड़ा दिखना है, दर्पण को ऊपर किया, मेरे थोबड़े से, अभी मैं ऐसे देखो अपना थोबड़ा, कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, थोबड़ा दिखाई नहीं देगा मुझे, थोबड़ा दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने क्या किया, दर्पण रख दिया, अब मेरे थोबड़े से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, मेरे थोबड़े से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, वो इसमें टकरा रही हैं, इसमें टकरा रही हैं, फिर मेरे आंखों पर पहुंच रही हैं, तो मुझे थोबड़ा दिखाई दे रहा है। ये हटा दिया, मेरे थोबड़े से निकलने वाली प्रकाश किरण सीधी गई, मेरे पास आई नहीं, मुझे अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया, दर्पण रखा, प्रकाश किरणें निकली, यहाँ से ऐसे निकली, टकराई, मेरी आंखों पर आई, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, देखो यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, टकराई, आंखों तक पहुंची, दिख गया। हाँ, समझ रहे हो, ऐसा। तो भाई बस इतना सा फंडा है, इतना सा फंडा है, मुझे अपने पैर देखना है, मुझे अपने पैर देखना है। तो पैर से निकली प्रकाश किरण, पैर से निकली प्रकाश किरण आंख तक पहुंचा दो भैया, पैर से निकली प्रकाश किरण को कहां तक पहुंचा दो भाई साहब, आंख तक पहुंचा दो, पैर दिख जाएंगे, हम कहेंगे आंख तक पहुंचा दिया, पैर दिख गए, सीधे नहीं, टकरा कर प्रकाश किरण आई, पैर से निकली, दर्पण से टकराई, यहाँ चली गई, आंख पर पहुंच गई, आंख पर पहुंच गई, हमें दिख गई आंख, मतलब हमें पैर दिख गए, हमें पैर दिख गया भाई साहब। अब दूसरी प्रकाश किरण का हमने क्या किया, सीधी, दर्पण है सीधी प्रकाश किरण, हमें अपना थोबड़ा देखना है ना, थोबड़ा थोबड़ा देखना है, प्रकाश किरण सीधी गई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराई और टकरा के वापस मेरी आंख पर पहुंच गई भैया, तो हमें अपना आंख भी दिख गया, मतलब थोबड़ा भी दिख गया, डिंग डोंग, ठीक है ऐसा। अब देखो भाई, इस पॉइंट से हमें पैर दिख गया, पैर दिख गया, इससे हमें थोबड़ा दिख गया, थोबड़ा दिख गया। अब हमें अगर बचे हुए बॉडी पार्ट देखना है, बचे हुए बॉडी पार्ट देखना है बेटा, तो इतने ही मिरर से काम चल जाएगा। ये पूरा अपना मिरर था, बचा हुआ बॉडी पार्ट अगर हमें देखना है तो इतने ही मिरर से काम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इतने मिरर से। कैसे, हमने काम को अपना पेट देखना, पेट, तो हमने कहा पेट से प्रकाश किरण निकली, टकराई, यहाँ चली गई, टकराई यहाँ चली, मुझे गर्दन देखना, गर्दन से प्रकाश किरण निकली, टकराई, यहाँ चली गई, परावर्तन। फॉलो करते हुए हमें अपने घुटने देखने हैं, हमें अपने घुटने देखने हैं, तो यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। तो हमने अगर पैर देख लिया, थोपड़ा देख लिया, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लिए, मैंने अपना सर देख लिया, मैंने अपना पैर देख लिया, तो बचे हुए बॉडी पार्ट बेटा अपने आप ही मैं देख सकता हूँ, ठीक है ऐसा। तो हमें इतने दर्पण की आवश्यकता है, बस इतने मिरर से अपना काम हो जाएगा। अगर हमारे पास इतना मिरर है तो ये दर्पण की मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, दर्पण की मिनिमम लेंथ पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण इमेज देखने के हमें कौन सा दर्पण नहीं चाहिए, हमने कहा ये दर्पण हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इधर वाला भी दर्पण हमें नहीं चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। अब आपको आंसर दिख रहा होगा, ये मैंने खींचा अभिलंब, जहां पर भी परावर्तन होगा अभिलंब खींचेंगे, दिस इज नॉर्मल, ये अभिलंब, ये क्या हुआ बेटा अभिलंब हुआ। अब आप खेल जाओ, सर क्या खेले, हमने कहा ये कौन छीटा है तो ये वाला कौन भी छीटा ही होगा, ये छीटा है तो ये भी छीटा ही होगा, हाँ सर होगा। हमने कहा ये वाला एंगल सर 90 डिग्री, हमने कहा ये नीचे वाला एंगल सर ये भी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये एंगल भी सेम होंगे। तो देखो इस त्रिभुज में थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, ये बराबर बराबर क्यों हुए, ये बराबर बराबर क्यों हुए, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाली भुजा कॉमन है, ये वाली भुजा भी कॉमन है भाई साहब, अभिलंब वाली भुजा, ये वाली भुजा बेटा कैसी है, कॉमन है, कॉमन है। तो फिर से हम बात करें तो ये दोनों त्रिभुज हम इसके नाम दे देते हैं, चलो त्रिभुज ए और त्रिभुज बी, त्रिभुज ए व त्रिभुज बी हम कहेंगे सर्वांगसम है, त्रिभुज ए व बी, ऐसे लिखो त्रिभुज ए व त्रिभुज बी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, ठीक है सर्वांगसम है। एक कुल लंबाई कितनी हो गई पाई जान, एक कुल लंबाई है h, इसकी कुल लंबाई h है, तो ये कितनी होगी आधी। सर्वांगसम मतलब सभी भुजाएं बराबर बराबर, सभी भुजाएं कैसी होंगी बेटा बराबर बराबर, सभी भुजाएं बराबर बराबर हैं। तो नाम रखना चाहो तो भले ही रख लो, हमने कहा इस पॉइंट का नाम दे दिया x, इस पॉइंट का नाम दे दिया y, इस पॉइंट का नाम दे दिया z, तो x y बराबर होगा y z के, y z के बराबर हो जाएगा h/2 के, बराबर किसके हो गया h/2, ये और ये बराबर टोटल कितना है h, x और y बराबर है, टोटल कितना है x है। नहीं तो आप ना सर्वांगसम है तो ऐसे लिख लो x y बराबर होगा y z के, और x से z तक की वैल्यू कितनी है h है, तो x y इसको क्या लिख सकते हैं, x y प्लस y z इज इक्वल टू h, तो x y प्लस x y इज इक्वल टू h, तो x y की वैल्यू कितनी आ गई h/2, x y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा h/2। अब ये तो भाई लिखने की ऐसी परंपरा है हमारे देश में, तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज हमें कॉमन सेंस से दिख गया था। ये टोटल h है, ये लंबाई बराबर होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये लंबाई कितनी, ये h/2 तो ये भी h/2, तो ये मिनिमम कितनी लंबाई चाहिए बेटा h/2, h/2 बोले तो आदमी की लंबाई का आधा, h/2 बोले तो लंबाई की आदमी की लंबाई का आधा, समझ गए, आदमी की लंबाई का आधा। ध्यान देना, मेन चीज मिरर यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से टॉप पॉइंट मिरर का यहाँ आना चाहिए, यहाँ खत्म। ये दूर आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, मिरर का जो टॉप पॉइंट है वो आपके सामने होना चाहिए, है ना। अब मैं इसमें अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये दर्पण मेरी लंबाई का आधा नहीं है, मेरी लंबाई का आधा नहीं है। अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना होता ना, तो दर्पण मुझे मेरी लंबाई का आधा चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, हमका प्रतिबिंब देख लो, यहाँ रख लूँ मैं, हमका प्रतिबिंब दिख रहा है, मेरा थोड़ा दिखाई नहीं देगा, मुझे मेरा थोड़ा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दर्पण मेरी लंबाई का आधा होता, ये दर्पण मेरी लंबाई का आधा होता, तो दर्पण का ऊपरी भाग मुझे आंखों के सामने रखना पड़ता, दर्पण का ऊपरी भाग मुझे आंखों के सामने रखना पड़ता, ठीक है।
तब पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता, नीचे रख देता तो दिखाई नहीं देता। हाँ, आगे पीछे रख सकते हो, आप आगे पीछे रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। तो क्या ये बात क्लियर है कि अगर आदमी को, नहीं बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो कहीं रोल आया क्या, इस लंबाई का कहीं रोल आया क्या, बिल्कुल रोल नहीं आया, इस लंबाई का बिल्कुल रोल नहीं आया। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आंखों के सामने से स्टार्ट होना चाहिए, इस पर डिपेंड करेगा ऊर्ध्वाधर दूरी पर, ऊर्ध्वाधर। अगर हम अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण यहाँ रख दें, मतलब इसी जगह रखा रहने दो और हम यहाँ पर रख दें इसको, इस जगह, इस जगह, अरे भाई यहाँ पर रख दें, तो बेटा इस दर्पण से भले ही मेरे लंबाई का आधा है, भले ही लंबाई का आधा है, अभी मुझे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। अगर दर्पण को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, लंबाई का आधा दर्पण यहाँ रख दिया, तो भी मुझे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, मेरे सामने होना चाहिए दर्पण। मुझे उम्मीद है बात क्लियर होगी, इस डिस्टेंस का कोई रोल आया ही नहीं है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी कि अगर आपको अपनी लंबाई, अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है अपना, तो दर्पण की जो लंबाई है आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए और दर्पण होना चाहिए सामने। अच्छा, अभी क्या किया बेटा मैंने, ये भाग निगलेक्ट किया हुआ है, इस केस में आंखें दिखवाई हैं, इस भाग को निगलेक्ट कर दिया, इस भाग को हमने क्या किया, निगलेक्ट। ठीक है, हमने कहा आंख से किरण जाए आंख पर आ जाए, आंख से किरण जाए आंख पर आ जाए, तो हमें पूरा दिख गया। तो हमने अभी तक इतना प्रतिबिंब देखा, इतना, इस भाग को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो सर इस भाग को काहे निगलेक्ट कर दिया हो मास्टर, तो हमने कहा आओ उस भाग को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, इस भाग को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं आलिया भट्ट और उसको पहना देते हैं, क्या पहना देते हैं मास्टर, टोपी पहना दो, टोपी। तो हमने कहा ये है हमारी आलिया भट्ट गवार, ठीक है, आलिया भट्ट गवार। तो हमें इस पोर्शन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आधा मिरर चाहिए। अब हमने क्या किया, इसको टोपी पहना दिए, हैट का पहना दिए बेटा, हैट पहना दिए इधर, ठीक है। जो चीज छूट रही थी ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, सॉरी ये वाला भाग, अब हमने इसको भी कंसीडर कर लिया, बड़ी टोपी पहना दी, टोपी पहना दी, ठीक है, टोपी पहना दी। तो अब आलिया भट्ट की कुल लंबाई कितनी हो गई, तो हमने आलिया भट्ट की ये वाली लंबाई है h1 मान लो खुद की, और टोपिया की लंबाई कितना मान लो h2 मान लो। तो ये हैट पहनी है, या मान लो अपना चोटी ही, चोटी में जेल लगा के ऐसा चोटी ही कर लिया है, क्या कह सकते हैं, बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है, h1, h1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको टुपिया दिखवाना है, क्या दिखवाना है, टुपिया। तो टुपिया से प्रकाश करने के लिए और इसकी आंख तक पहुंच जाए, टुपिया से प्रकाश करने के लिए और इसकी आंख तक पहुंच जाए, तो इसको टुपिया भी दिख जाएगी। तो हम कहें एक प्रकाश कण हम लिए, कहां से निकली, टुपिया के टॉप पॉइंट से, और कहां पहुंचा देना है, आलिया की आंख में। तो यहां से निकली और आलिया की आंख में चली गई। तो भैया टुपिया का एक टॉप पॉइंट दिख गया, टुपिया दिख गई, टुपिया दिख गई, वो मजो आ गया, मजो आ गया, टुपिया दिख गई, टुपिया दिख गई, ठीक है, ऐसे टुपिया दिख गई, ठीक है। अब पैर तो पहले दिखवा दिए थे अपन ने, पैर तो पहले दिखवा दिए थे, पैर से प्रकाश करने निकली थी और आंख तक पहुंच गई थी, तो पैर तो पहले देख लिए थे, ठीक है, पैर पहले ही अपन देख चुके थे। तो अब पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें इतने दर्पण की आवश्यकता है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बेटा हमें कितना दर्पण, जो ये 6 इतना दर्पण चाहिए, ठीक है, मिनिमम लेंथ, इतना लंबाई चाहिए, ठीक है मास्टर, ठीक है। कैसे निकालिएगा इस लंबाई को, हमने बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इस लंबाई को निकालने के लिए क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत ही नहीं है। हमने यहाँ पर एक लंब गिराया यहाँ से, है ना, ऐसे ही लंब गिराया, तो है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल मत बना देना इसमें कि वाला एंगल वाला एंगल, ऐसे ही अलग से हमने कोई लंब गिराया है। चलो हटाओ, लंब हटा देते हैं। तो हमने कहा देखो भाई बताओ, ये वाली त्रिभुज, इस त्रिभुज को हमने बोला सी, इसको बोला डी, इसको बोला डी, तो त्रिभुज सी बा डी भी सर्वांग सम। सर कैसे सर्वांग सम, सर कैसे सर्वांग सम हुए, तो हमने कहा देखो भाई इस एंगल को हमने माना अल्फा, आपतन कोण, तो ये परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, और ये वाली भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है बबुआ, है ना, नॉर्मल एंड टू, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, सर्वांग सम, तो जितनी लंबाई है उतनी लंबाई है, तो ये लंबाई कितनी चाहिए, h/2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें कितनी चाहिए, 6, ये वाली लंबाई हो जाएगी बेटा यहाँ से यहाँ तक की h/2, सॉरी h2/2, ये वाली लंबाई कितनी होगी बेटा, h2/2, h2/2, ये h2 है, ये लंबाई कितनी, h2/2, ठीक है। इसको तो हम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ आंखें तक अगर हमें देखना है, आंखों तक देखना है, तो इसकी हाइट का आधा, इसकी हाइट का आधा, तो हम इसको पहले ही निकाल चुके थे, h1/2, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना हो गया, h1/2 प्लस h2/2। एक बार आप गौर से देख लो, गौर से देख लो, ये वाली लंबाई देखो, ये त्रिभुज सर्वांग सम, ये त्रिभुज सर्वांग सम, ये टोटल h2 है, तो ये आधा कितना हुआ, आधा कितना हुआ, h2 का आधा, ये भी h2 का आधा, है ना। अगर हम इस लंबाई को देखें, इतनी ही लंबाई, तो ये लंबाई कितना, h2/2, ठीक है, तो ये भी लंबाई कितनी, h2/2, ये h2/2, तो ये h2/2, और इसके लिए हम पहले याद कर चुके थे, ये पहले याद कर चुके थे, इसकी लंबाई का आधा, आलिया की लंबाई का आधा, h1/2, तो कुल लंबाई हमें इतनी चाहिए। तो बेटा देखो ये तो कुछ केसेस हमने करा दिए हैं, अब इसके अलावा कोई भी दूसरा हाइपोथेटिकल केस बना के दे दिया जाए, जरूरी नहीं है एग्जाम में लते लताए सवाल ही आए, है ना, कोई दूसरा केस दे सकते हैं। मेन फंडा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस व्यक्ति को भी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है ना, या जिसने भी जो भी देखना है, उससे निकलने वाली प्रकाश किरण आंखों तक पहुंच जाए। इसको पूरा देखना था, पैर से प्रकाश किरण निकली, पैर से प्रकाश किरण निकली, आंख तक पहुंच गई, पैर दिख गया। ये हेड देखना है, इसका टॉप मोस्ट पार्ट देख लेगा तो पूरा हेड दिख जाएगा, तो यहाँ से प्रकाश किरण निकली, टकरा के आंख तक पहुंच गई, हेड दिख गया। अब हेड का जैसे हमका ये वाला भाग कैसे दिखेगा, हमने ये वाला भाग यहाँ से टकरा के यहाँ दिख जाएगा, ये वाला भाग कैसे दिखेगा, यहाँ से टकरा के यहाँ दिख जाएगा। अगर टॉप मोस्ट पार्ट दिख गया तो बचा हुआ भाग तो दिखाई जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात हम सब समझ जाए माय डियर फ्रेंड्स। सर एक सवाल हमें भी दे दो ना, सर, सर एक सवाल हमें भी दे दो, उनका दे रहे हैं।
करोगे, सब कोशिश करेंगे। हमने कहा ओके बेटा, दिस इज गुड प्रैक्टिस, दिस इज गुड प्रैक्टिस, कोशिश करेंगे मास्टर। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी बेटा, आज फिर ना यार मैं पगला, आज फिर चाय का पूछ गया। आज फिर मैं आपको चाय पिलाना भूल गया, मैं भूला होता जा रहा हूँ यार, मुझे माफ कर देना बेटा, जो सी भी हो गई, हम कल पिलाएंगे आपको चाय। आज चाय चाय की जगह हम आपको सवाल पिलाते हैं। एक आदमी, ये आलिया भट्ट के पापा, ये स्वयं आलिया भट्ट, स्वयं आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट ने की पहन रखी सर टोपी, टोपी। तो आप ऐसा एक सिस्टम ले सकते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा है और उसने हैट पहनी हुई है। अब ये चाहता है कि हम पूरा इमेज देख लें, इमेज देख लें, पूरा इमेज देख लें, और ये भी चाहता है कि हम पूरा इमेज देख लें। मतलब ये क्या चाहता है कि इसके पैर देख लें, अपनी कैप देख लें, खत्म बात। ये क्या चाहता है कि अपने पैर देख लें और इसकी हेड देख लें, इतना ही दर्पण चाहिए। ठीक है, इसकी लंबाइयां मैं आपको दे देता हूं। जो हेड है बेटा, हेड की लंबाई, इसकी लंबाई h3, इसकी लंबाई h2, और इसकी लंबाई कितनी बेटा h1, इसकी लंबाई h1। क्या सवाल समझ गए कि ये व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, ये व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, एक दूसरे का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो दर्पण की आवश्यकता है। तो सवाल लिख भी दो। तो सवाल ये है, सवाल, व्यक्ति ए व बी अपना पूर्ण, मतलब ए बी संपूर्ण प्रतिबिंब, संपूर्ण पागल आदमी, संपूर्ण लिखना नहीं आया, संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। हैट सहित, हैट मतलब टोपी, हैट सहित। तो न्यूनतम कितनी लंबाई का दर्पण जो ये है, कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए, तो न्यूनतम कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए, ऐसा सीन है। ठीक है, आंसर मैं लिख देता हूं, ये आपका होमवर्क है, h1/2 प्लस h2 प्लस h3/, वही डायग्राम बनाना। रे डायग्राम में कैसे बनाओगे मैं एक बार जल्दी से बना के बता देता हूं। इसको इसके पैर दिखवाओ, इसको इसके पैर दिखवाओ, इसको इसका हेड दिखवाओ, इसको नहीं, हेड तो ऊपर वाले को दिखवा दो, तो बीच वाले को, इसको इसका हेड दिखवा दो, बस इतना दर्पण चाहिए, इतना दर्पण चाहिए। ठीक है, इतना दर्पण चाहिए। सर ऐसे कैसे? हमने कहा ये इसके पैर, हमने कहा अगर इसको इसके पैर देखना है ना तो ऐसे देख लेगा, इसी भाग से देख लेगा। इसने अपने पैर देख लिए, इसने इसके पैर देख लिए। ठीक है, अब इसने अपना टोपी देख लिया, सर देख लिया, इसको टोपी देखना है तो इसको टोपी देखना है, तो इसी भाग से काम चल जाएगा। तो हमें दर्पण कितना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का दर्पण चाहिए। तो ऐसे फोटो बनाना। और बेटा जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक वे ऑप्टिक्स नाम है इसका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, तो बेटा ख्याल रखें कि स्केल वगैरह साथ में रखना अपना। ठीक है, और जब आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो नोट्स बनाते समय भी स्केल का उपयोग करें, और हो सके तो 2-3 कलर के पेन का उपयोग करें, 2-3 कलर के पेन का उपयोग करें। ओके, चलो खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन पर विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, हमें बहुत पढ़ना है, अब समय कम बचा है। विचलन कोण, बेटा विचलन कोण क्या होता है? भटकना, भटकना, भटका हुआ कोण इज विचलन कोण, भटका हुआ कोण इज विचलन कोण। हमका आपका ये घर समझना जल्दी से, ये है आपका घर, यहाँ है अपना कोचिंग PW, यहाँ पर क्या है? कोचिंग PW। ठीक है, तुम क्या करते हो? तुम ईमानदार सिंसियर विद्यार्थी हो, घर से जाते हो कोचिंग, कोचिंग से जाते हो घर, घर से जाते हो कोचिंग, कोचिंग से जाते हो घर, कोई विचलन नहीं होता। ये आपका घर, ये आपका लक्ष्य, घर से जाते हो कोचिंग, घर से जाते हो कोचिंग, कोई विचलन नहीं है, कोई विचलन नहीं है। और विचलन कभी भी जीवन में अपने आप होता भी नहीं है। विचलन कोई कराने या कराने वाली होती है, अपने आप विचलन नहीं होता, अपने आप विचलन नहीं होता है। ठीक है, आप जीवन में अकेले हैं, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, लेकिन लेकिन तुम्हारी दोस्ती हो गई आलिया भट्ट से, आलिया भट्ट से दोस्ती हो गई। ठीक है, तुम घर से निकले, घर से निकले कि कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग, इधर रास्ते में मिल गई आलिया भट्ट, रास्ते में मिल गई आलिया भट्ट। क्या करोगे कोचिंग जाके? तुमसे कह रही है वो, क्या करोगे कोचिंग जाके? पगला अमित सर पढ़ा रहा होगा, पगला अमित सर पढ़ा रहा होगा, पकाएगा, बोल करेगा, आओ चलो इधर चलते हैं सिनेमा। कहाँ चलते हैं? सिनेमा। तो ये तुमको सिनेमा ले गई भैया, सिनेमा। तुमने पैसे इकट्ठे किए थे 10-10 रुपए करके कि बर्थडे पर नए जूते खरीदेंगे, बर्बाद करा दी सिनेमा में। तो देखो भाई, ये हुआ विचलन कोण, ये हुआ विचलन कोण। आपको जाना कहाँ था? इधर, ये आपका रास्ता था। आप चले कहाँ गए? आप चले गए सिनेमा देखने, तो आपको यहाँ जाना था, आप यहाँ चले गए, सो दिस इज द विचलन। और विचलन अपने आप नहीं होता, ये विचलन का कारण है, भट्टगवार, ये विचलन का कारण है बेटा। तो प्रकाशकरण में भी यही होता है, प्रकाशकरण में भी बेटा यही होता है। तो उसको जहाँ जाना होगा वो वहाँ नहीं जाएगी, बीच में कोई ऐसा तत्व, बीच में कोई ऐसा फैक्टर आ जाएगा बेटा, जो अपनी मंजिल से भटका देगा, अपनी मंजिल से भटका देगा। तो देखो भाई साहब, एक प्रकाश की किरण थी, एक प्रकाश की किरण थी, वो अपने घर से चली कि हमको तो यहाँ जाना है, हमको यहाँ जाना है, यहाँ हमारी मंजिल है, यहाँ हमारी मंजिल है। ठीक है, तो घर से यहाँ जाने के लिए निकली वो, लेकिन बीच में रास्ते में क्या गया? दर्पण। रास्ते में क्या आ गया भैया? यहाँ पर दर्पण आ गया, रास्ते में यहाँ क्या आ गया भाई साहब? दर्पण आएगा। तो प्रकाश कर्ण अपने घर से निकली थी, प्रकाश कर्ण अपने घर से निकली थी, कहाँ जाने के लिए? PW, कोचिंग, ये मंजिल थी, ये इसकी क्या थी? मंजिल थी। आलिया भट्ट, ये दर्पण है, दर्पण नाम का शख्स इसकी जिंदगी में आ गया। इसने कहा कि कहाँ इधर जा रहे हो? चलो इधर सिनेमा, चलो इधर सिनेमा। तो दर्पण से प्रकाश कर्ण टकरा, अरे यार, दर्पण से प्रकाश कर्ण टकरा के यहाँ चली गई, टकरा के बेटा कहाँ चली गई? यहाँ दिख गया बेटा विचलन। विचलन दिखा कि नहीं दिखा कि कितना विचलन हो गया भाईजान? हाँ सर बिल्कुल विचलन दिख गया, विचलन हमें स्पष्ट दिख गया है कि इसको जाना था कहाँ? जाना था यहाँ, जाना था यहाँ, लेकिन दर्पण ने इसका परावर्तन करके भेज दिया यहाँ, दर्पण ने परावर्तित करके भेज दिया यहाँ। ठीक है, तो व्हाट इज द विचलन कोण? दिस इज द विचलन कोण, दिस इज द विचलन कोण। यहाँ जाना था, यहाँ चली गई, यहाँ जाना था, यहाँ चली गई, इधर सिनेमा है, सिनेमा, इधर का है सिनेमा, समझ गए? तो अब हमें एक और निकालना है, एक और निकालना है। अब मुझे कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं। आपतन कोण, ये अविलंब है। अब सारे कोण कहाँ से नापे जाते हैं? अविलंब से। तो ये अविलंब है, इससे आपतन कोण है, ये
परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमको सूत्र જોઈએ છે डेल्टा જોઈએ છે, का જોઈએ છે बेटा डेल्टा, तो हम लिखेंगे i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2i इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। ये विचलन कौन हो गया, ये विचलन कौन हो गया भैया खत्म, एजेक्ट कैप्शन विचलन हुआ हुआ रास्ते से भटकना, किसने कराया, दर्पण ने, किसने कराया, दूसरे दर्पण ने विचलन कराया, तो डेल्टा इज इक्वल टू आप इसको पाई माइनस 2i भी लिख सकते हो। जानिया बे ओ सोनिया बे, समझो ना कुछ तो अब देखो भैया, अभी तो एक था, अभी एक था, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके, अभी कितना था बेटा, एक था, कौन एक था, दर्पण, अब दो दर्पण है, समझ रहे हो भैया, जिंदगी में दो दो आलिया भट्ट, जिंदगी तो नरक हो ही जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा हमने सिखाया है उसको, कोई जिंदगी में नरक कर देना जिंदगी उसकी, दो दो दर्पण, दो दो दर्पण से विचलन। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, सवाल सॉल्व कर लो। अब देखो दो दर्पण हो, तीन दर्पण हो, 13 दर्पण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है जो अपन सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीखो। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण, किसकी किरण बेटा, प्रकाश, एक प्रकाश की किरण यहाँ आई, टकराई, टकरा के यहाँ चली, टकरा के कहाँ चली गई भाई साहब, यहाँ चली, ए भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है बेटा, ज्यामिति थोड़ी ठीक से बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। तो प्रकाश किरण आई भाई, और यहाँ पर आपतित हुई, ये टकराई, आई आई टकराई, टकराने के बाद फिर भाई साहब यहाँ चली गई प्रकाश किरण, टकराने के बाद बेटा यहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ भिंड भांडे दबोई मचंड, यहाँ चली गई प्रकाश किरण। परावर्तन कितनी जगह हो रहा है मास्टर, दो जगह हो रहा है परावर्तन, तो अभिलंब कितनी जगह खींचोगे भैया, जहां जहां पर परावर्तन होता है वहां पर अभिलंब खींचेंगे, तो ये हमारा पहला अभिलंब n1 और ये हमारा दूसरा अभिलंब n2, ठीक है, दूसरा अभिलंब n2, ऐसा समझ गए, दो जगह परावर्तन होगा, ध्यान से देखना, देखो सीधी प्रकाश किरण इधर आई, इधर मुड़ गई, फिर इधर आई, इधर मुड़ गई, ठीक है, इधर आई, इधर मुड़ गई। चलिए इस कोण को हम क्या मान लेते हैं बेटा, आई, इस कोण को हमने मान लिया आई, अगर ये वाला कोण आई है तो ये वाला कोण भी आई होगा, ये वाला कोण भी आई होगा। अब इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, पता भैया क्या मानोगे, आई वाई कद्दू, इसको हमने मान लिया x, इसको भी मान लिया x, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले दर्पण से विचलन, पहले दर्पण से विचलन का मान कमेंट में बताओगे भाई साहब, प्रकाश कण आई टकराई चली गई, आपतन कोण कितना आई, अगर आपतन कोण आई है तो विचलन कितना होगा, पाई माइनस 2i। अरे बोलो भाई साहब, ठीक है, दर्पणों के बीच एंगल आपको दिया गया, ठीक है, दर्पणों के बीच एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी विचलन हो रहा है, दूसरे दर्पण से विचलन डेल्टा 2 हम लिख दें, तो ये कितना होगा, पाई माइनस दूसरे दर्पण के लिए विचलन कोण कितना है, x है। अरे बताओ भाई साहब, इसके लिए आपतन कोण आई, ठीक है, तो आपतन कोण अगर आई होता है विचलन कोण पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आपतन कोण, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आपतन कोण, तो यहाँ पाई माइनस 2i, यहाँ आपतन कोण कितना है x, तो ये कितना हो गया पाई माइनस 2x, डेल्टा टोटल, डेल्टा टोटल, अरे तोतले अमित, अमित तो तोतला नहीं है, अमित तोतला नहीं है, तो डेल्टा नेट भाई साहब कितना है, क्या ये हो गया, पाई माइनस 2i प्लस आई कैप नहीं भाई, प्लस पाई माइनस 2x, मैं x नहीं 2x, मैं क्यों किसी का x, तो ये कितना होगा 2 पाई माइनस 2 टाइम्स आई प्लस आई प्लस। अब देखो बेटा आपको आई और x की वैल्यू नहीं दी होंगी, आपको आई और x की वैल्यू दी नहीं गई होंगी, आपको थीटा दिया है, थीटा दिया है। अच्छा आपने सर दोनों को जोड़ क्यों दिया, हमने कहा देखो दोनों बार दर्पण सेम सेंस में इसको घुमा रहे हैं, पहले प्रकाश कण इधर आई, इधर जा रही थी, इधर घूम गई क्लॉकवाइज, देखो इधर जा रही थी, इधर घूम गई, कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज, फिर प्रकाश कण इधर जा रही थी, इधर घूम गई क्लॉकवाइज, तो दोनों बार ही विचलन, पहले भी इधर घूमी फिर इधर घूमी, ऐड हो जाएगा ना भैया विचलन, यस सर, यस सर, तो ये हो गया विचलन। अब हमें क्या करना है, कहीं से मान उठाना आई प्लस एक्स का, आई प्लस एक्स का मान उठाना है, कोई मेरी सहायता करेगा, कोई मेरी सहायता करेगा, क्या करेगा, आई प्लस एक्स को गायब करना है, आप हजारी के एक्स क्या कह रहे हो, तो इस हजारी पगलेट होगा। चलिए ये आई है, ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा, मास्टर ने कहा, हमने कहा ये वाला एक्स तो ये वाला एक्स तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुमको सब कुछ पता होता है, तुमको सब कुछ पता होता है, 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस आई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब हमें एक चीज पता चल गया, अभी याद आया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 90 माइनस एक्स पहला कोण, दूसरा कोण 90 माइनस आई, तीसरा कोण थीटा बराबर 180 डिग्री। तुम तो ठहरे परदेसी, ये गया, तो थीटा तुम्हारा मान कितना आ गया रे, तो थीटा का मान कितना आ गया आई प्लस एक्स। अब दिन दहाड़े बिना शरमाए हुए, दिन दहाड़े बिना शरमाए हुए मास्टर क्या करोगे तुम मास्टर पागलपंती करेगा, और मास्टर को आता ही क्या है, तुम्हारे मास्टर को पागलपंती करने के अलावा और कुछ ना आता भाई साहब, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, कई बार 2 पाई हटा देते तो 2 थीटा आंसर दे देंगे, दिस इज द है ना, दिस इज द, तो
उल्लू बेटा आकांक्षा उल्लू बना दिया गया हैप्पी बर्थडे पर हमको। चलिए ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर दो दर्पण एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, दो दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर हैं, तो उससे जो विचलन होता है वो 2 पाई माइनस थीटा होता है, 2 पाई माइनस थीटा। अब हम इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, विच केस? स्पेशल केस, स्पेशल केस। ठीक है, हमने कहा थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। ओ माय गॉड, थीटा बराबर 90 है तो विचलन कितना होगा? कमेंट में लिख के बताओ। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो विचलन कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होने का मतलब होगा दर्पण आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दर्पण कैसे है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओम भोले बम के बोला। अगर ऐसा है तो देखो विचलन हम देखें डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू हमने कहा 2 पाई माइनस 2 थीटा कहा, तो आप कह रहे हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री बोले तो पाई बाई 2, तो ये बेसिकली कितना हो गया? 2 पाई माइनस पाई हो गया, बोले तो कितना हो गया? पाई हो गया, बोले तो कितना हो गया? 180 हो गया मास्टर। ओ माय गॉड, विचलन 180 का, समझ रहे हो? उल्टा घर भेज दी, जहां से शुरू किए थे भाई 180 का विचलन समझे, तुम अपने घर से निकले, घर कहां जा रहे थे? पीडब्ल्यू, तो पहले तो सिनेमा लेके सिनेमा, अब का कितना हो गई? पढ़ाई लिखाई, घर जाओ, घर भगा दी, क्या कर दी रईस? घर भगा दी। 180 का विचलन, 180 विचलन का, 180 का विचलन, 180 का विचलन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रकाश कण एसआई एसआई और एक दूसरे के प्रति समांतर चलेंगे। इसका मतलब हुआ, थोड़ी सी जगह बना, प्रकाश कण एसआई एसआई टकराई टकरा के चली गई। ओके ओके, ऐसा तो बी केयरफुल, कभी ऐसा केस मिले तो ये हमेशा ही दो दर्पण है एक दूसरे से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर है, तो हमेशा प्रति समांतर हो जाएंगे, है ना। देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इनके बीच एंगल कितना हुआ? इनके बीच विचलन कितना हुआ? इधर आ रही थी, इधर गई, तो विचलन डेल्टा इज इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री, 180 डिग्री अपन ने निकाला। ये सूत्र है, सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र था अपना विचलन का। बस थीटा की जगह क्या लिख दिया? 90 डिग्री, बोले तो पाई बाई 2, इससे कट गया, इससे कट गया, तो यही लिख लो, इतना सारा काय बढ़ाने का रहता, फैलाने का। ये कितना बचा? पाई बचा, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब प्रति समानांतर, प्रति समानांतर, ऐसा बहुत सारे केस। अब देखो अगला केस, अगला केस, जब दो समतल दर्पण के मध्य थीटा कोण हो तो उनके मध्य स्थित बिंब के लिए प्रतिबिंबों की संख्या। अच्छा केस है, सुनना ध्यान से। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं आए ना, अभी मान लो नेगेटिव आ रहा है, तुमने कहा तो आंसर पॉजिटिव में देना है ना। 2 पाई माइनस थीटा नेगेटिव कैसे? हम कह रहे हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई का मतलब 360 से कोई भी कोण छोटा ही होगा, 360 से कोई भी कोण बेटा छोटा ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल ये है कि अभी तो ठीक है हमने परावर्तन अपवर्तन देखा, अब हम कह रहे हैं हमारे पास दो दर्पण है, दो दर्पण है, इनके मध्य कोण कितना है? मान लीजिए 40 डिग्री का कोण है। हमने बताओ कितने, इनके बीच हमने कोई वस्तु रख दी, वस्तु रख दी, है ना। ये आप ही देखो कि दो दर्पण है, दो दर्पण है किसी कोण थीटा पर, आप उनके बीच में जाके खड़े हो गए, उनके बीच में जाके खड़े हो गए ऐसे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे हमें ज्ञात करना है। दो दर्पण थे, दो दर्पण थे, उनके बीच में जाके खड़े हो गए भैया, उनके बीच में जाके खड़े हो गए, बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये अपना सवाल है, ये अपना सवाल है ना। सवाल पहले सवाल समझना जरूरी है क्या? एक दर्पण यहाँ, एक दर्पण यहाँ, हमने बीच में कोई वस्तु रखी तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसे एक दर्पण होता है, एक दर्पण है, इसके सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरा एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। ओह हीरो ना लिया कर कभी, हाँ ओके, मैं उससे बात कर रहा था, उससे, इसके पीछे कोई दूसरा आदमी है, हाँ ऐसे। तो एक दर्पण है, इसके सामने मैं खड़ा हूँ, एक ही प्रतिबिंब बनेगा भाई। कितना प्रतिबिंब बनेगा? एक ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब दो दर्पण हो, उनके बीच में मैं खड़ा हो जाऊं तो हो सकता है एक से ज्यादा प्रतिबिंब बने, एक से ज्यादा प्रतिबिंब बने। तरीका समझना भाई, तरीका समझना कि क्या सीन है, क्या सीन है, बस एक लाइन की कहानी है। दर्पण तुझको सब कुछ अर्पण, क्या कुछ लागे मेरा, स्वामी क्या कुछ लागे मेरा। ये थीटा, यहाँ पर कोई वस्तु है, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु है, दर्पण की द्वार थी, ये वस्तु है। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, है ना, स्टेप वन छोड़ो, अपन क्या करेंगे 360 अपॉन थीटा का मान निकालेंगे, 360 अपॉन थीटा का मान निकालेंगे, मान निकालेंगे, 360 अपॉन थीटा का मान निकालेंगे सबसे पहले। अब दो चीज, ये मान या तो सम आएगा या विषम आएगा। कितनी कहानियां, दो चीजें, ये मान या तो सम आएगा या विषम आएगा। अगर मान लीजिए मान कैसा आया? सम, सम मतलब इवन, इवन नंबर आया है, 2 8 10 14 6, है ना, ऐसा इवन नंबर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस, इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी बेटा? विल बी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360, 360 अपॉन थीटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, खत्म बात। ये बेटा जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है महत्तम पूर्णांक का, ये ब्रैकेट है महत्तम पूर्णांक का, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, अगर नहीं पता होगा तो, वैसे गणित के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सके भाई साहब? क्या है भाई साहब दूसरा केस क्या हो सके? तो उनका दूसरा केस तो बड़ा आसान और आसान। दूसरा केस हो सके भाई कि जो नंबर है, ये नंबर कैसा है? विषम। नंबर कैसा है? विषम। सर विषम क्या होता है? हमने कहा अंग्रेज, वो अंग्रेज, विषम नहीं जानते हो तुम, ऑड। संख्या कैसी है बेटा? ऑड है, ऑड, ठीक है, ऑड। तो अब इसमें भी दो सिचुएशन, अगर संख्या ऑड आई है तो, संख्या आई है, ऑड आई है, दो ऑड आई है तो दो संभावनाएं। एक संभावना कि वस्तु दर्पणों के बीच सममिताकार रूप से रखी है, सममिताकार रखिए, मतलब ठीक बीच में, कहने का मतलब अगर इनके बीच का कोण 30 डिग्री है, इनके बीच कोण 30 डिग्री है तो बीच में रखिए 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर रखिए। अगर इनके बीच का कोण 90 डिग्री है तो बीच में रखिए 45 डिग्री पर रखिए।
सममिताकार रूप से रखिए तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइडेड बाय थीटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ठीक है। अब लास्ट केस रह गया अगर वस्तु असममिताकार रखिए, वस्तु असममिताकार है, असममिताकार, अगर दर्पणों के बीच में वस्तु असममिताकार रूप से रखी है तो सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि यहां रख दी वस्तु, टोटल कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री हमने वस्तु रख दी, यहां पर 10 डिग्री कोण है, इधर 20 डिग्री है, इधर 20 डिग्री है, हम कहा ठीक बीच में तो है ही नहीं, ठीक बीच में नहीं है, ठीक बीच में नहीं है मतलब असममिताकार है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी हाउ मच, तो हम कहेंगे 360 डिवाइडेड बाय थीटा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, इतना सा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब नहीं जानते, कमेंट में 5 लिखना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब नहीं जानता है तो वो भरी दोपहरी कमेंट में 5 लिखे। कपिल भाई नहीं, डेल्टा नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, बेसल नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, कोई तो अपने तुम्हारे तुम सीधे रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, अब तुम्हें किसी ने रास्ता भटका दिया, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इतना होता है, उसने जैसे हमने कहा 8.5 लिखा, 3 लिखा है, तो 8.3 में का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा आया है 8.3 तक, तो सर सबसे बड़ा पूर्णांक आया है 8, तो हमका आंसर हो गया 8, आंसर हो गया 8। हमने कहा यहाँ पर ठीक है 8 पॉइंट कुछ भी 01 लिखा है, या हम कह चलो 7.01 लिखा, 7.01, तो हमका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हम कहेंगे 7.01 तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा आया, तो 1 आ चुका, 2 आ चुका, 3 आ चुका, 4 आ चुका, 5 आ चुका, 6 आ चुका, 7 आ चुका, 7 आ चुका, 7 से आगे निकल चुके, 8 आया क्या, हमका 8 नहीं आया, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा आया 7, आंसर होगा 7, आंसर कौन सा होगा, कभी ऐसा 13 होने लगा हूं, ये 12.99999999 12.99999 ऐसा है, ठीक है, ये नंबर ही 13 होने लगा है, हुआ नहीं है 13 भी हुआ नहीं है, तो इसका अभी तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आया इसमें, 8 आ गया 9 आ गया 10 आ गया आ चुका, 11 आ चुका 12 आ चुका 12 आ चुका 13 आया क्या, हमका 13 आया नहीं है, 13 आया नहीं है, 12.99999 13 होने लगा हूं, लेकिन 13 हुआ नहीं है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, कुछ भी, हमने कहा 3.9825, सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें कितना आया 3, आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3, समझ गया भाई, 1.9 का 1 होगा, 1.9 का 1 ही होगा क्योंकि 2 आया ही नहीं है, 1.1 में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा आया है, 1 ही आया है, 2 तो अभी आया ही नहीं है, 2 तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब होता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब एग्जांपल आप बताओ, एंगल कितना ले लें, दो दर्पण हैं, इनके बीच एंगल कितना ले लें, जल्दी बताओ, एक दर्पण है, दो दर्पण है, एंगल कितना ले लें जल्दी से, एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, दो दर्पण है, इनके बीच थीटा आप बता दो, जल्दी बताओ भाई थीटा कितना, 0.9999 के 0 होगा बेटा, 0.999 का कितना होगा 0, क्योंकि 0.99 का मतलब 0 आ चुका है, 1 आया क्या, हमका 1 अभी नहीं आया, 1 अभी नहीं आया, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कितना आया 0, सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, ये देखो फालतू का हमारा नॉलेज चेक कर रहा है, नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, लेकिन फिर भी ना इसमें हम बात करें तो इसका आंसर आएगा बेटा -2, ठीक है, क्योंकि -1.2 से बड़ा क्या आएगा, -1 आएगा, -1 अभी आया नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा भैया -2, चलो एंगल बोलो जल्दी, एंगल उल्टे सीधे 60 डिग्री बोल रहा है, चलो थीटा का वैल्यू पहला कैसे ले लिया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बताओ तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 वही 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकालना, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकालना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना, तो ये तो खुद ही इंटीजर आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना आ गया बेटा 6 आ गया, तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा 6 ही होगा, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 6 है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 कैसी संख्या है सर, 6 एक विषम संख्या है सर, 6 एक विषम संख्या है, ठीक है, कान के नीचे बजाऊं क्या, विषम है तो ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी 6 - 1, बोले तो 5, समझ गया ना, 360 अपॉन थीटा -1, तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना है 6, क्या सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। अगर कोई एग्जांपल बोलो जल्दी से, तो हमने अगला एग्जांपल हमने कहा थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, 53 डिग्री, अब जल्दी से बेटा फटाफट बताओ मुझे कि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ भाई, 360 अपॉन 53 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ, भाग देके, वी डोंट हैव होल डे, वी डोंट हैव होल डे, भाग देके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 13 5 आएगा ऐसे 6.97, हाँ तुमसे हमने भाग कर कैलकुलेटर से दे लो, मेरे पर अमित गधों 6.79, तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.79, तो 6.79 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 6 आएगा, और 6 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, 6 एक सम संख्या, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी कितनी होगी 6 - 1, बोले तो 5, बोले तो हाँ, ऐसे भैंस की तरह बोलना मैं, तुम भैंस की तरह, हमने कहा थीटा का वैल्यू चलो हमने ले लिया 41 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना ले लिया 41 मतलब चलो हम 47 ले लेते हैं, थीटा इज 47 डिग्री, बताओ जल्दी से 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ जल्दी से कितनी, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, तेरा होने लगा हूं भाई साहब, मान बता दो आपको 765, 7.65, भरोसा कर रहा हूं मैं, भरोसा कर रहा हूं 765, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 7, अब हम फंस गए भैया, 7 आया, 7 कैसा संख्या है, एक ऑड नंबर है, 7 इज अ ऑड नंबर, तो अब सवाल में बेटा बताया जाएगा
सवाल में या तो ऑप्शन ऐसे देंगे एक इमेज करें, तो बताया जाएगा कि कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सममिताकार या असममिताकार। अगर ये सिमेट्रिकल रखी है ना, सवाल में बताया जाएगा बेटा, है ना। नहीं आपको सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल में बताया जाएगा। अगर एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 6। अगर एसिमेट्रिकल है तो 7 ही होंगी, ठीक है, इतना ही। सिमेट्रिकल है तो 6 कैसे आई बच्चों, तो भैया तो हम कहेंगे इस 7 - 1 कितना आया, 6 आया, सवाल में बताया जाएगा। 7 नहीं कह सकते, दो केस, दो केस, विच काइंड ऑफ दो केस, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, ये बेटा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन आंसर कर पाएंगे। अब देखो और चीज हम कल पढ़ेंगे, एक चीज और कि दर्पण में बने, दर्पण में बने घड़ी के, घड़ी के प्रतिबिंब में समय, समय तेरा होने लगा हूं अब तक किसके थे भैया, बेटा मैं अब तक सब पहले भी फिजिक्स का था, अभी भी फिजिक्स का ही हूं। शुरू करें भाई। तो देखो होता क्या है भाई साहब, होता क्या है, देखो हम घड़ी देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, घड़ी। तो घड़ी में हमको टाइम कुछ और दिखाई देता है, लेकिन हम घड़ी का प्रतिबिंब देखें तो उल्टा हो जाता है, समझ गए ना, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, पार्श्विक प्रतिलोम हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट, है ना। जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ, है ना, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ पर 6 बज रहा है। अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे ना, इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब में क्या होगा, 12 यहीं बजेंगे, 6 यहीं बजेंगे, 12 यहीं बजेंगे, 6 यहीं बजेंगे, यहाँ 3 बजने लग जाएंगे, यहाँ 9 बजने लग जाएंगे, यहाँ पर 3 बजने लग जाएंगे, यहाँ पर 9 बजने लग जाएंगे। मतलब 9 किसकी जगह आ जाएगा, 3 की जगह, और 9 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, 9 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। पार्श्विक प्रतिलोमन हो जाता है इसमें। 12 6 में दिक्कत नहीं है भाई साहब, 12 ऊपर ही बज रहे हैं, 6 नीचे ही बज रहे हैं, इधर 3 बजते हैं, इधर 9 बजता है, लेकिन प्रतिबिंब में देखेंगे भाई साहब तो 9 की जगह 6, 6 की जगह 9, उल्टे हो जाएंगे, और भी चीजें उल्टी हो जाएंगी, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4 हो जाएगा, 2 की जगह 10, 10 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ट्रिक दालित तलिक, हाँ बता लो मास्टर, हमको दालित तलिक बता लें, तलिक, इसकी तलिक सुनो, तलिक हाँ सोचते रहोगे, गड़बड़ भी हो जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। कि तलिक ये है कि अपन कहें किसमें समय, प्रतिबिंब में समय, इमेज, है ना, प्रति मतलब इमेज, इमेज में समय, इमेज में समय इज इक्वल टू, हम क्या लिखेगा दोस्त, प्रतिबिंब में समय हम क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, कि 12 बजे इमेज में समय हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 12 बजे में से, 12 बजे में से क्या करो, 12 बजे में से, 12 बजे में से घटा दो घड़ी का समय, घड़ी का एक्चुअल समय, घड़ी का वास्तविक, खत्म बात, आंसर आ गया। 12 बजे में से घड़ी में जो भी समय हो रहा है वो घटा दो, 12 बजे में से घड़ी में जो समय हो रहा है वो घटा दो, तो इमेज में समय मिल जाएगा, है ना, घड़ी की इमेज में समय, घड़ी के प्रतिबिंब में समय, घड़ी के प्रतिबिंब में समय। बस ये याद रखना थोड़ा सा, 12 11 के पदों में बजाना है, ये याद रखना बेटा, थोड़ी सी लाइन कि 12 हमें जो बजाना है, 12 हमें जो बजाना है वो 11 के पदों में 12 11 के पदों में बजाएंगे, 12 11 के पदों में बजाएंगे। सर ये क्या बवाल है, अंदर बस यही बवाल है, इस पर ध्यान दे लेना है कि 12 तो हमें बजाना है, पेपर के भी बजाना है और अपने दुश्मनों के भी 12 बजाना है, घड़ी के भी 12 बजाना है, लेकिन 12 हम बजाएंगे 11 के पदों में, 12 हम बजाएंगे 11 के पदों में। तो इसका मतलब क्या होता है ना, देखो, अच्छा देखो, कभी इसकी घंटे घंटे की बात नहीं कर रही, मतलब अगर सीधा ही ऐसा बात है, मतलब हमने कहा एक बात, अच्छा एग्जांपल ऐसे देखो, बताओ कितने बज रहे हैं, 12 बजे का मतलब क्या हुआ, हमने कहा 12 बजे हैं, 12 बजे, 12 बजे है ना, 12 बजे मतलब 12:00, कितना समय हो रहा है, 12:00 हो रहा है मास्टर, अरे मास्टर 12:00 हो रहा है, हमने कहा ठीक है 12 बज रहे हैं, हमने कहा अभी बताओ कितना समय हुआ, अभी बताओ कितना समय, ये कितने बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं, छुट्टी कर रहा है भैया, आधा मिनट दे दो, आधा मिनट दे दो भैया। तो हमने कहा ये भी तो 12 बज रहे हैं, ये भी 12 बज रहे हैं, ये भी 12 बज रहे हैं, ये भी 12 बज रहे हैं, हमने कहा और ये 12 बज रहे हैं 12 के पदों में, ये 12 बज रहे हैं 11 के पदों में, ये 12 बज रहे हैं 11 के पदों में, और अभी बताओ ये कितने बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं, तो हम कहा 11:59, 11:59 60 सेकंड, सर ये भी तो 12 ही बज रहे हैं, 12 ही तो बज रहे हैं, तो समझ गए बेटा, ये 12 बज रहे हैं 12 के पदों में, ये 12 बज रहे हैं 11 के पदों में, ये भी 12 बज रहे हैं 11 के पदों में। एग्जाम्पल बेटा, जो घड़ी है उसमें टाइम दिया गया है, घड़ी है उसमें टाइम दिया गया है 8:04 और 16 सेकंड, ये समय दिया गया है, ये समय दिया गया है। तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वाली घड़ी में, घड़ी नहीं होता घड़ी होता है, घड़ी में समय ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब वाली घड़ी में समय ज्ञात। अब तो बेटा हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, अपने पास ट्रिक है, 12 बजाओ 11 के पदों में, तो 11:59 इसमें से घटा दो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कितना है 8:04 16 इनको इसको घटा दो, वास्तविक 12 में से घटा दो, आंसर आ गया। ये कितना आया 44 44 ये कितना आया 55 ये कितना आया 3। तो ये इमेज में टाइम हो रहा होगा भैया, प्रतिबिंब में 3:55 44 सेकंड भैया, घटा के देखो, मैंने तो नहीं बताया, सही समय है, सही समय है, समझ गए बेटा बात को, है ना। तो ऐसे ही सिंपल सी बात है, आप कोई भी समय आपको दिया जाए, आपको क्या करना है, जो भी समय दिया गया है,
जो भी समय दिया गया है उसको घटा दो। किस में से? 12 बजे में से। 12 बजाना 11 के पदों में, 12 बजाना 11 के पदों में। काम खत्म। हुल्ल गुलगुली हू हा हू, काम खत्म भाई। चलो आज के लिए इतना ही। कोई कंफ्यूजन और कोई एग्जांपल देना चाहते हो क्या मुझे? और एग्जांपल देना चाहते हो? मेरी तरफ से तो छुट्टी है। अगर आपके मन में कोई दुख दर्द है कि सर जी ये वाला एग्जांपल और बता दो तो मैं बता देता हूँ। नहीं, हमारी तरफ से तो भैया तुम्हारी छुट्टी है। नहीं ओके, तो आसान तरीका है, आप कर लेंगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो। चलिए हाँ, जो जिसने लिखा है वो खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताएगा। जिसने लिखा है वो खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताएगा। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। चलिए आज के लिए इतना ही। डीपीपी मिले तो मत करना, वैसे आज डीपीपी मिलेगी नहीं आपको। अगर मैम अगर आप सुन रहे हैं तो मत अपलोड करना आज डीपीपी, कल करेंगे अपन डीपीपी अपलोड ना। डीपीपी अपन कल खेलेंगे। तो बेटा किसी भी टाइम के लिए आप निकाल सकते हैं सीधा। जो भी समय आपको दिया गया है वो 12 बजे में से घटा दो, बट आपको 12 बजाना है इन टर्म्स ऑफ 11। कोई गिला शिकवा हो तो जल्दी बताओ भाई, कितने लोग टच में चल रहे हैं? कितने लोग टच में चल रहे हैं? थम्स अप हो जाए एक बार। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर लव। चलिए